Today we continue yesterday's Srishti Utpatti. We had come to the shapeless form, stateless. We had finished this part, and we were to take the next. So similarity between the Vyakta part of Srishti Utpatti and the Avyakta part. Vyakta part and Avyakta part both are parts of the Prakriti. ये दोनों पार्ट जो है वो प्रकृति के पार्ट्स हैं. आत्मा परमात्मा या जो चेतना देने वाला है वो अलग है. ठीक है. तो व्यक्त और अव्यक्त में व्यक्त और ये अव्यक्त अव्यक्त वो जो शुरुआत में आता है वो, और व्यक्त मतलब जो उससे निकलते हैं वो महत, अहंकार, इंद्रिय, ये सब. तो व्यक्त और अव्यक्त में दोनों त्रिगुण से बने हुए होते हैं. दोनों इनडिस्क्रिमिनेटिव होते हैं. इनडिस्क्रिमिनेटिव का मतलब एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. बोथ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पुरुष. व्यक्त भी और अव्यक्त भी ये दोनों पुरुष के ऑब्जेक्ट्स हैं. पुरुष को प्लीज करने के लिए या पुरुष के वजह से फैलने वाले हैं. बोथ आर जड़ और अचेतन. दोनों भी जड़ हैं और अचेतन है. जड़ का मतलब है जड़ का मतलब कैसे समझाऊंगी आपको. पार्थिव नहीं, वजनदार नहीं. जड़ मतलब बेसिकली इसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके. जड़ का मतलब ये पृथ्वी, मतलब हम जिस सृष्टि में रहते हैं उस सृष्टि से रिलेटेड, जैसे जैसे वायवीय अलग अलग प्रकार के लोक होते हैं. तो वायवीय लोक में वायु से रिलेटेड सब होता है. वैसे ही पार्थिव लोक में पृथ्वी महाभूत प्रधान चीजें होती हैं. तो जड़ का मतलब पृथ्वी महाभूत प्रधान या पार्थिव लोक में चलने वाली चीजें. उसके बाद अचेतन है. दोनों प्रसव धर्मी है. प्रसव धर्मी मतलब वो दूसरी चीजों को पैदा कर सकते हैं. वो दूसरी चीजों को पैदा कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं प्रसव धर्मी. और वो प्रसव धर्मी परमात्मा नहीं है. पुरुष जो है वो प्रसव धर्मी नहीं है. वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता. व्यक्त और अव्यक्त जो है ये प्रसव धर्मी है. ये आगे आगे चीजों को पैदा कर सकते हैं. बोथ आर अविवेकी. अविवेकी मतलब उनको खुद की बुद्धि नहीं होती. उनको एक बार आपने फ्लो में डाल दिया तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऑटोमेटिक बनते चला जाता है. वो ये नहीं सोचता कि अरे मैं पहला मैंने बना दिया, अब मैं इसको डायरेक्ट पांचवा बनाऊंगा. बीच में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता, सोचने की शक्ति नहीं होती. तो इसीलिए व्यक्त और अव्यक्त दोनों भी अविवेकी तत्व हैं. डिफरेंस क्या है. व्यक्त जो है वो हेतु मत है. अव्यक्त जो है वो अहेतु मत है. मतलब अव्यक्त का कारण कोई नहीं है, जबकि व्यक्त भावों का कारण अव्यक्त है. फिर अव्यक्त जो है नित्य है. जैसे आत्मा नित्य है वैसे ही अव्यक्त तत्व भी नित्य है. व्यक्त अनित्य है, क्योंकि व्यक्त वापस रोल डाउन होके अव्यक्त होने वाला है. अव्यक्त व्यापी है, सब जगह फैला हुआ है. जबकि व्यक्त जो है वो अव्यापी है, मतलब हर जगह. आपकी इंद्रियां हर जगह नहीं है, आपका मन हर जगह नहीं है. तो इसीलिए जो व्यक्त चीजें हैं वो अव्यापी है, हर जगह नहीं होती. अव्यक्त जो है वो निष्क्रिय है. वो खुद से कुछ नहीं कर सकता. उसको
पुरुष की लालसा होती है, या पुरुष जब तक उसको आके मिलता नहीं है तब तक वो आगे कुछ नहीं कर सकता। व्यक्त जो है उसमें पुरुष ऑलरेडी मिला हुआ है तो वो सक्रिय है, वो आगे 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 चीजों को बनाते जाने वाला है। अव्यक्त जो है वो एक है ना, पुरुष भी एक है, अव्यक्त भी एक। अनेक व्यक्त जो है वो अनेक आश्रित है, मतलब बहुत चीजों में आश्रित है। अव्यक्त जो है वो अलिंग है, उसके कोई लिंग नहीं दिखते, लक्षण नहीं दिखते, समझ में नहीं आता, देख नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्त है वो व्यक्त समझ में भी आता है, दिखता भी है। अव्यक्त जो है वो निरावयव है, निरावयव मतलब उसके कोई पार्ट्स नहीं होते। अव्यक्त जो है वो एक ही होता है। और ये जो है व्यक्त जो है वो सावयव है, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग चीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। अव्यक्त इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत मतलब कोई भी इंद्रियों से उसको देख नहीं सकते। वेरेज व्यक्त जो है वो इंद्रिय गम्य है, आप चीजों को इंद्रियों से देख सकते हो, समझ सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। अव्यक्त जो है वो स्वतंत्र है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए उसको किसी की अपेक्षा नहीं रहती। Whereas व्यक्त जो है वो परतंत्र है, परतंत्र का मतलब उसके एग्जिस्टेंस के लिए बाकी चीजों की उसको अपेक्षा रहती है। अब अव्यक्त और पुरुष में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों भी अनादि है, अव्यक्त भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। दोनों भी अनंत है, अव्यक्त भी अनंत है, पुरुष भी अनंत है। तो दोनों अनादि अनंत है, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो अव्यक्त है वो अचेतन है और पुरुष जो है वो चेतन है। साथ ही साथ पुरुष जो है वो अप्रसव धर्मी है और अव्यक्त जो है वो प्रसव धर्मी है। बस यही फर्क है दोनों में। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ कि एनर्जी और मैटर इज नथिंग बट अव्यक्त और पुरुष। एनर्जी और मैटर इज नथिंग बट अव्यक्त और पुरुष। जैसे एनर्जी एंड मैटर बोथ आर देयर, अलग अलग मैटर भी एग्जिस्टेंस में रहता है, भले वो अलग अलग स्टेजेस में रहे। मतलब बिग बैंग थियरी में बोला है कि जब बिग बैंग होगा तो मैटर इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब इट इज ऑल्सो अ वेव फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसीलिए अव्यक्त और पुरुष कैन बी कोरिलेटेड विथ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज पुरुष एंड मैटर इज अव्यक्त। मैटर कैनॉट डू एनीथिंग। मैंने अगर आपको आपके शरीर में जितने भी सॉल्ट्स हैं या जितने भी जो जो भी केमिकल्स आपके शरीर में है, मैंने आपको सब चीजें दे दी और आपको बोल दिया कि ये मैटर है जो तुम्हारे शरीर में है, अब इसका मुझे लाइफ बना के बताओ, इसका मुझे क्लोन बना के बताओ, या इसका मुझे कोई बच्चा बना के बताओ। तो यू विल नॉट बी एबल टू डू, बिकॉज आपके पास अव्यक्त से व्यक्त हुई हुई चीज है, लेकिन उससे पुरुष का संयोग नहीं है। तो यू हैव मैटर बट यू डोंट हैव एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट मैटर। तो इसीलिए अनादि अनंत अलिंग मतलब कोई लक्षण नहीं है दोनों के। बोथ डोंट मर्ज व्हेन लय ऑकर्स, मतलब जब प्रलय होता है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब फिर से सृष्टि उत्पत्ति होती है तब दोनों एक दूसरे से कंजॉइंट हो जाते हैं। दोनों मूल है और दोनों उत्तम है, मूल एंड सुपीरियर। अव्यक्त और पुरुष से नीचे सृष्टि में कुछ नहीं है, और इसीलिए अव्यक्त और पुरुष जो है दे आर द मोस्ट सुपीरियर थिंग्स इन द सृष्टि, और दे आर द बेसिक थिंग्स ऑफ दिस सृष्टि। ठीक है, तो बोथ आर विभू, दोनों सृष्टि में सब जगह फैले हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन अव्यक्त एंड पुरुष। अव्यक्त ये कभी कभी आता है, मतलब कभी कभी ये पॉइंट्स मैंने इसीलिए निकाले क्योंकि कभी कभी ये आता है कि अव्यक्त और पुरुष को
एक्सप्लेन अव्यक्त एंड पुरुष एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो इसीलिए ये पॉइंट्स मैंने उस टाइम पे निकाले थे। अव्यक्त और पुरुष, अव्यक्त त्रिगुणी है, पुरुष में कोई गुण नहीं होते। अव्यक्त जो है वो अचेतन है, अचेतन मतलब बिल्कुल भी चेतना नहीं होती। पुरुष जो है वो चेतन है। अव्यक्त जो है वो बीज धर्मी है, बीज धर्मी मतलब चीजों को उत्पन्न करने की क्षमता अव्यक्त में होती है। पुरुष जो है वो अबीज धर्मी है, चीजों को उत्पन्न करने की क्षमता पुरुष में नहीं होती। अव्यक्त जो है वो प्रसव धर्मी है, मतलब वो चीजों को एक के बाद एक उत्पन्न करता है। पुरुष जो है वो अप्रसव धर्मी है, वो किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता खुद से। पुरुष जो है वो वॉचर है, वो साक्षी है, सभी चीजों को देखता है। वेरेज अव्यक्त जो है वो नॉन न्यूट्रल है, वो साक्षी नहीं है, वो साक्ष्य है। साक्ष्य का मतलब क्या? उद वो चीजों में होता है या चीज होने में अव्यक्त का बड़ा हाथ होता है। पुरुष विवेकी है, वो चीजों से खेल सकता है, चीजों को फ्लो में ला सकता है। वेरेज अव्यक्त जो है वो अविवेकी है। सो पुरुष इज द बॉलर एंड अव्यक्त इज द बॉल। बॉल एक बार उसने फेंक दिया बॉलर ने कि बॉल को तो सिर्फ प्रकृति के नियम फॉलो करके स्टंप तक जाना है। फेंकना कैसा फेंकना, गूगली जाना, ये कौन डिसाइड कर सकता है? बॉलर डिसाइड कर सकता है, बॉल डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए पुरुष विवेकी है और अव्यक्त जो है वो अविवेकी है। पुरुष जो है वो खुद है, लेकिन अव्यक्त जो है वो पुरुष के पुरुष को रिझाने के लिए, पुरुष को सुख दुखादि अनुभव देने के लिए मात्र एक ऑब्जेक्ट है। पुरुष जो है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब देयर इज ओनली वन पुरुष। वेयर अव्यक्त जो है वो सामान्य है, सभी चीजों को एक साथ करके अपने इसमें रखने वाला। पुरुष जो है वो करता है, करता मतलब द पर्सन हु डज, द बॉलर। वेरेज अव्यक्त जो है वो करण है, द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंसेस ऑफ अव्यक्त एंड पुरुष। नाउ वी कम टू अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट तत्व ऑफ सृष्टि उत्पत्ति, दैट इज महत। तो महत इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अव्यक्त। सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो सबसे पहला क्रिएशन जो आता है वो महत है। महत का मतलब इंटेलेक्ट या बुद्धि। नाउ मेनी अ टाइम्स व्हेन आई read Srishti Utpatti again and again and again, I feel that this Srishti Utpatti has to do something with the evolution of animals or evolution of life on this earth. So let us ये मतलब don't write this in exam. एग्जाम में तो वही लिखना है जो स्लाइड में है, बट आई फील दैट जैसे जैसे मैं ये चीज पढ़ता हूँ बार बार या सिखाता हूँ बार बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों का लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ से कुछ संबंध है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू दैट एज वेल। तो द फर्स्ट क्रिएशन इज अव्यक्ता, दैट इज इंटेलेक्ट और बुद्धि। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्ट और बुद्धि? इंटेलेक्ट का मतलब नोइंग समथिंग, अंडरस्टैंडिंग समथिंग। सो महत जो है दैट मैनिफेस्ट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा उनका कहना है। resides in all subtle forms, that is laws and responses. So when was gravity made? Gravity was made when the सृष्टि starts उत्पत्ति, मतलब सृष्टि जब उत्पन्न होना चालू हो गया, जब प्लैनेट्स फॉर्म होना चालू हो गया या अलग अलग स्टार्स फॉर्म होना चालू हो गया, तो लॉज एंड रूल्स ऑफ नेचर were already formed,
were already discovered, were already registered. So laws and rules of nature and the responses to various stimulus which follow these laws are nothing but Mahat, because Mahat is something which is there in life also and non-living things also. तो लाइफ में तो महत हम फिर भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में महत को समझना अगर है तो इट इज नथिंग बट द रूल्स, लॉज, रिस्पॉन्सेस विच दैट थिंग विल फॉलो. जैसे अगर मैंने किसी चीज पे प्रेशर डाल दिया तो उसको अपना साइज कम करना है. दिस इज अ लॉ, दिस इज अ रिस्पॉन्स. तो इजंट इट दैट कि अगर मैंने किसी चीज पे प्रेशर डाल दिया तो उस नॉन लिविंग थिंग को ये बुद्धि है कि अगर मुझे प्रेशर आया है तो मुझे मेरा साइज कम करना है. तो ये उस नॉन लिविंग थिंग का महत्व है. जबकि अगर मैंने आपके सामने अगर मैं आपके सामने तलवार लेके भाग के आऊं तो व्हाट यू डू, यू सेंस, योर इंटेलेक्ट सेंसेस danger and you try to run away. So this is a response. So laws which are found in non-living things are the mahat of non-living things, and responses given by or response or stimulus understood by living things are the mahat of living things. यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी डाउट यहाँ तक? नॉन लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्सेस, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स में लॉज या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज अकॉर्डिंग टू सम लॉज. लिविंग थिंग्स में रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलस इज अकॉर्डिंग टू intellect. Response to stimulus is according to intellect. Now let us try to correlate this with origin of life. Life first oriented, लाइफ का ओरिएंटेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? वाटर में हुआ. तो वाटर में लाइफ गॉट oriented first. Now what do you think, why do you think that whatever originated was called as life? क्यों उसको लाइफ क्यों बोला जाता था? कोई बता सकता है कि why that something? It was nothing but a plankton, a piece of DNA which was surrounded by a cell organelle or cell wall. Why that was called as life and not life? सोचा है कभी? एनी बुक्स नाम का एक ऐप आता है जिसमें बहुत सारे बुक्स फ्री मिलते हैं. तो उसमें ये जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उसका ओरिजिनल बुक है जो इसने लिखा हुआ, या नाम भूल गया. इवोल्यूशन का थियरी किसने प्रपोज किया था, नाम याद है? इवोल्यूशन का थियरी किसने प्रपोज किया था, नाम याद है? अरे आप लोग तो अभी अभी नीट दे के आए हो तो आपको तो नाम याद होना चाहिए. भूल गए सब आयुर्वेद में आने के बाद? कि मैं चेक करता हूँ. चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उसका ओरिजिनल बुक है. तो उसमें उसने ये लिखा कि एवरीथिंग वाज नॉन लिविंग अनलेस समथिंग decided to give a response to a stimulus.
unless something decided to give a response to a stimulus. So this response again depends on intellect, और इसीलिए इंटेलेक्ट जब लिविंग थिंग्स में आ गया तब थिंग्स लिविंग हो गई. सो अंडर उसको कोई इंद्रिय नहीं थे, उसमें कोई पंचमहाभूत थे या नहीं थे पता नहीं, लेकिन उसमें इंटेलेक्ट वाज द फर्स्ट थिंग टू शो दैट मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ दिख गया, भूख लगी है, खाना खा लेना चाहिए. दैट इज द इंटेलेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट इज द रिस्पॉन्स टू इंटेलेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अव्यक्त के पार्ट कौन कौन से हैं? अव्यक्त के पार्ट या प्रकार हैं. सबसे पहले बुद्धि, दैट इज परसेप्शन ऑफ नॉलेज. मैं किसी चीज को हाथ लगाता हूं तो मुझे सबसे पहले समझ में आता है कि ये तो कुछ. अच्छा, टुडे ऑल्सो आई विल ट्राई नॉट टू टेक मैनुअल अटेंडेंस. आपके चैट बॉक्स में मैंने लिंक पेस्ट कर दी, आप जाके बीच में कभी भी अटेंडेंस देके आ सकते हो. अगर आपको फाइनल पेज नहीं दिखा तो इसका मतलब आपका अटेंडेंस नहीं लगा, तो आप इसी चैट बॉक्स में अटेंडेंस अपना नंबर छोड़ सकते हो. तो बुद्धि इज परसेप्शन ऑफ नॉलेज, मतलब कोई चीज समझना. जैसे समथिंग इज राउंड, जैसे मैंने किसी को हाथ लगाया तो समथिंग इज राउंड. फिर ज्ञान इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज. So buddhi is perception of information. Jnana is transformation of knowledge. Transformation of that information into knowledge. तो जैसे ही हम पूरी चीज को हाथ लगा देते हैं, हमने देखा नहीं है, हम हाथ लगा रहे हैं. तो जैसे ही हम पूरी चीज को हाथ लगा देते हैं तो हमको समझ में आता है, ओ ये तो राउंड चीज घट है, घड़ा है. ठीक है. फिर उसके बाद उपलब्धि मतलब कॉग्निजेंस ऑफ नॉलेज. मुझे कॉग्निजेंस मतलब समझ गया, पूरी तरह से वो ज्ञान समझ जाना, तो दैट इज कॉग्निजेंस. चलो, आई एम गेटिंग दैट दिस इज अ घटा विच आई कैन यूज फॉर ब्रिंगिंग वाटर या ड्रिंकिंग वाटर या स्टोरिंग वाटर. ये उपलब्धि है. ज्ञान को पूरी तरह से समझ जाना, ये उपलब्धि. तो आयुर्वेद के हिसाब से ज्ञान हमेशा निश्चयात्मक होना चाहिए. निश्चयात्मक मतलब जिसमें कोई डाउट नहीं, जिसमें कोई डाउट नहीं. महत के बाद आता है, नहीं महत ही है. महत इज यूज्ड एज अ करंट टू गेन नॉलेज. महत ये है, ये व्यवसायी है. व्यवसायी मतलब उसको एज एन ऑब्जेक्ट हम नॉलेज को पकड़ने के लिए, नॉलेज को देखने के लिए. जैसे देखो, अगर मेरे पास इंटेलेक्ट नहीं है, आई डोंट हैव एनी बुद्धि, आई डोंट हैव महत तत्व, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिर्फ घड़े को देख सकता हूँ, मुझे घड़े का पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा. बट विल आई बी एबल टू हैव अ निश्चयात्मक ज्ञान, या विल आई बी एबल टू हैव अ ज्ञान एंड उपलब्धि? नहीं. कुछ है ऐसे गोल है. अगर मैंने किसी चीज को पहली बार देखा है तो मुझे उस चीज से उपलब्धि नहीं मिल सकती. ये फिर से प्रमाण में बताया हुआ कि ज्ञान से उपलब्धि साधनम अनुमान प्रमाण. अनुमान लगाना या उपमान करने के बाद ही आप प्रत्यक्ष प्रमाण को समझ सकते हैं. प्रत्यक्ष प्रमाण में जब तक आपने कोई चीज देखी, जंगल में जाके आपने कोई चीज देखी, आप बाहर आके बोले कोई बड़ा प्राणी था, समझ में नहीं आया क्या था. आपको इतना पता है कि वो प्राणी था क्योंकि जंगल में आपने और भी प्राणी देखे. जब आप उसका फोटो देखते हो या जब कोई उसका डिस्क्रिप्शन करके बताते कि अरे ये प्राणी ऐसा ऐसा होता है, वो हाथी था, तब आपको उसका ज्ञान होता है कि अरे मैंने जो देखा था वो हाथी था. जब तक ये उपमान या अनुमान आपको समझाया नहीं जाता तब तक प्रत्यक्ष प्रमाण यूज में नहीं आता. और इसीलिए कहते हैं कि
प्रत्यक्ष प्रमाण हैज टू हैव अ बैकिंग ऑफ उपमान प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण। तो ये कारण है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉलेज बाय मन और आत्मा। इसका ये व्यवसाय है। अनुव्यवसाय की यहाँ जाता है, अनुव्यवसाय जाता है मन और आत्मा के संयोग से। और डिसीजन ऑफ नॉलेज बाय बुद्धि, तो मन और आत्मा के संयोग से, मतलब इंद्रिय और आत्मा के संयोग से जो ज्ञान मिलता है वो अनुव्यवसाय है। उसको जब नॉलेज में कन्वर्ट होता है, वो इंफॉर्मेशन जब नॉलेज में कन्वर्ट होता है तो वो अध्यवसाय है, अध्यवसाय है। और अनुव्यवसाय, व्यवसाय और अध्यवसाय एक साथ करके जो नॉलेज आता है वो व्यवसाय है, जो महत तत्व से होता है। जैसे डायबिटिक ने जिलेबी देख लिया, डायबिटिक ने रसगुल्ला देख लिया, तो सबसे पहले तो उसने रसगुल्ला देख लिया, तो उसको ये पता चल गया कि ये तो रसगुल्ला है। फिर रसगुल्ले के ऊपर उसकी बुद्धि चिंतन करती है और रिस्पॉन्स देती है कि भाई नहीं, रसगुल्ला है, मत खाना। तो उसका पूरी तरह से ये सब जो चीज़ है ना, एक्चुअली बड़बड़ करने की चीज़ है, बाबावादी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस से कोई संबंध नहीं है, फिर भी एग्जाम में तो लिखना है। तो डायबिटिक जब जलेबी देखता है तो जलेबी को वो समझ लेता है, फिर डिसाइड कर लेता है कि ये मेरे लिए गलत है, मेरे लिए सही नहीं। तो दैट इज व्यवसाय। देखना इज अनुव्यवसाय और डिसीजन लेना इज अध्यवसाय। महत और बुद्धि इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स गिवन बाय एनी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट to a particular stimulus. Even in buddhi, even in evolution, buddhi manifests earlier than ahankar. बुद्धि मैनिफेस्ट अर्लियर देन अहंकार। तो जो पहले वाले लिविंग बीइंग्स थे, दे हैड जस्ट बुद्धि। उसके बाद वाले जो लिविंग थिंग्स आए, दे हैड अहंकार। नाउ व्हाट वी सी, वी विल सी अहंकार। Ahankar is ego. Ahankar is a feeling of association, a need for possession. ठीक है। What were olden organisms who were formed first? Those formed first were unicellular organisms. Unicellular organisms, एक सेल। So if everybody has given attendance, we will be shutting down in after this slide. So ego is a feeling of association. The first part was buddhi, the second part came अहंकार। अहंकार आने के बाद ही ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये चीजें। अहंकार इज ईगो, राइट? सो ईगो इज अ feeling of association, a need for possession. So that is why what happened is, after unicellular organisms, slowly and steadily multicellular organ came into existence. Why multicellular organisms came into existence? Because ये मेरा है, these cells are mine, I have to work together, we have, ये क्या है, ये अहंकार है। So that is why two cells started combining together, because they had ego, they had a feeling of myself and others. So that is why a feeling of association came, a need for possession came. हाँ नूरजहां बोलो। सर के एज पर सांख्य दर्शन वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब सत्व गुण बढ़ने से महत बनता है। तो रज और सर तमो, ये मतलब
हाँ, फिर वो बोलते हैं कि रज बढ़ने से अहंकार, और फिर तमस से वो जो 5 तन्मात्रा है उससे नहीं 5 नहीं, महाभूत बनते हैं। तो सर वो यही इसी स्लाइड में लिखा हुआ है ये ना नीचे। नहीं सर, मैं पर्टिकुलरली अभी तो सत्व बढ़ने से महत बनता है उसकी बात कर रही हूँ। मतलब वो हाँ, राइट है सर? तो सत्व जो है ये लघु सत्वम लघु प्रकाशकम। तो जितने भी प्रकाशक मतलब क्या, प्रकाशक यस मतलब सर। किसी चीज का रूल बनाना या कोई